हमको हवाला तो बार बार प्रशासन के लोग ये दे रहे थे कि आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपको उठाया। तो भैया मेरी सेफ्टी के लिए ध्यान में रख के उठा रहे हैं तो हमारे आँख में पट्टी बांधेंगे क्या? हमको पट्टी बांध कर भुजिया रोटी खिलाएंगे क्या? और हमारे परिजनों को एक कॉल नहीं करने देंगे क्या कि हम रात में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हैं? तो ये रेस्क्यू नहीं, ये एक अपहरण था। तो नोटिस पहले आपको मिला था बिहार आने से पहले? कुछ नहीं मिला था, ना हमको मिला था ना परिजनों। लेकिन बीजेपी का जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मनीष कश्यप जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, केवल इसलिए झेल रहे हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप भाजपा के नाम पर प्रचार करने के लिए बदनाम होकर आज एनएसए झेल रहा है तमिलनाडु में। वो स्टालिन बिहार आता है और भाजपा के किसी सड़ा हुआ प्रवक्ता बोल रहा हूं, बढ़िया प्रवक्ता छोड़िए, किसी सड़े हुए प्रवक्ता का भी एक भी स्टेटमेंट नहीं निकलता है मुंह से। यदि आज के डेट में मेरे नजर में पूछिए तो जितना दोषी तेजस्वी यादव है, जितना दोषी नीतीश कुमार है, उससे कम दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बिल्कुल बराबरी को तो मजे ले रही है। उनको पता है कि अभी तो सारे के सारे मनीष कश्यप के समर्थक और उनके समाज के लोग राजद को गाली दे रहे हैं, नीतीश को गाली दे रहे हैं, तो वोट तो हमें ही देंगे। हमको बोलने से क्या मतलब? हम तो लोकसभा चुनाव से पहले आराम से निकलवाएंगे मनीष कश्यप को। हाँ, उसके बाद वोट बैंकिंग बनाएंगे, उसके बाद भंजाएंगे, घुमाएंगे कि देखिए हमने निकाल दिया चुनाव से पहले। और तब तक मनीष कश्यप जेल में सड़ेंगे और इनका बस चले तो ये स्टालिन का पैर पड़ेंगे कि 24 से पहले निकलने मत दो उसको। भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले एक स्लोगन चलता था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और अब ये स्लोगन जानते हैं खत्म हो चुका है। नया स्लोगन आज से स्टार्ट, बिहार बदहाल है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। जिस तरह से आप मीडिया में आते हैं कहते हैं आप लोगों को तो सब पता ही है, पता तो हमें सब कुछ है और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुलकर बोलते हैं। आपको भाग है तो हम पे एनएसए लगा दीजिए। मेरे मनीष कश्यप पे एफआईआर लगता है, एनएसए लगा रहा है, तो महबूबा मुफ्ती पे क्यों नहीं? बहुत सारे आरजेडी के ऐसे नेता है जिन पे लगना चाहिए। दे जवाब, सवाल नहीं दे पाइएगा। हिम्मत है तो 1 to 1 इंटरव्यू दीजिए आशुतोष जी की तरह, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार जी हो। ऑन ईयर बोलते हैं, 10 मिनट नहीं ठहर पाइएगा। अगर 10 मिनट ठहर जाइएगा पत्रकारिता छोड़ देंगे। ऐसा जी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ आज बैठे हुए हैं आशुतोष कुमार जी जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सवाल कई होंगे क्योंकि सवाल लाजमी है इनसे पूछना, क्योंकि इनका बिहार गवर्नमेंट से काफी तकरार चल रहा है। और खासकर ये सवाल तब उठता है जब ये दिल्ली से बिहार की पटना के लिए चलते हैं और आरा में इनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है पुलिस के ही द्वारा। और 18 घंटे तक इनके परिजनों को ये पता तक नहीं होता कि ये कहाँ पे है, या फिर इनके समर्थकों तक को ये पता नहीं होता कि क्या सच में पुलिस लेके गई है या फिर इन्हें किसी आपराधिक तत्वों के द्वारा उठा लिया गया। तो ऐसे में कई सवाल होंगे जो हम पूछेंगे, कड़वे होंगे, लेकिन जवाब हम चाहेंगे कि आप दें। सबसे पहला सवाल, बिहार गवर्नमेंट और आपके बीच जो ये टेंशन है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि रेस्क्यू किया गया, तो रेस्क्यू तो बचाने के ख्याल से किया जाता है, बचाने की नीयत से। सरकार जो और यहाँ फंसाने की नीयत से कर रही थी, तो इसको तो रेस्क्यू नहीं, इसको अपहरण कहिए। क्योंकि ये संविधान में अधिकार दिया गया है कि यदि आप किसी को बगैर वारंट का या कुछ, अब हमको हवाला तो बार बार प्रशासन के लोग ये दे रहे थे कि आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपको उठाया। तो भैया मेरी सेफ्टी के लिए ध्यान में रख के उठा रहे हैं तो हमारे आँख में पट्टी बांधेंगे क्या? हमको पट्टी बांध कर भुजिया रोटी खिलाएंगे क्या? और हमारे परिजनों को एक कॉल नहीं करने देंगे क्या कि हम रात में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में हैं? तो ये रेस्क्यू नहीं, ये एक अपहरण था। तो नोटिस पहले आपको मिला था बिहार आने से पहले? कुछ नहीं मिला था, ना हमको मिला था ना परिजनों को बार बार जाकर प्रशासनिक अधिकारी थ्रेट जरूर दे रहे थे, मतलब वो अपने लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में नहीं, लेकिन जाकर आग्रह ही कर रहे थे कि देखिए हम लोगों को तो आदेश मिला है, हम लोग तो आ रहे हैं, आशुतोष जी नहीं आते तो इस तक तो अच्छा रहता है। मतलब बिहार नहीं आते? बिहार नहीं आते, बार बार ये कहते बिहार नहीं आते, इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होते, हम लोग को बहुत प्रेशर है, सीनियर साहब बहुत प्रेशर दिए। सीनियर साहब मतलब एसएसपी को सीनियर बोलते हैं प्रशासनिक लोग। तो अब एसएसपी साहब भी अपनी मर्जी से हमसे तो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं उनकी,
उन्हें भी आदेश कहीं और से मिला होगा। चूँकि 10 बजे रात में हमें उठाया गया आरा स्टेशन से, स्टेशन क्या गाड़ी के अंदर घुसकर, और जो लोग साथ में मेरे उस B2 में थे उनको भी नहीं पता था कि कितना बड़ा अपराधी हमारे साथ में सफ़र कर रहा है दिल्ली से, इसको उठाने के लिए 1 दर्जन फोर्स आरा स्टेशन में आएगी अंदर। उनको पता भी नहीं चला कि किस मुकदमे में उसको उठाया जा रहा है। देखिए सवाल कई है। देखिए अब इनकी कहानियों को अगर हम जोड़े तो सबसे पहली बात, संविधान में अपनी बातों को रखना हर किसी का मौलिक अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार तब तक ही बहुत अच्छा लगता है जब तक सरकार आपके साथ हो। आप इसका जीता जागता सबूत देख सकते हैं। हमारे साथ बैठे हुए आशुतोष जी, पुलिस इनके घर जाती है और यह आग्रह करती है कि ये अपने घर ना आए। सवाल सबसे पहला प्रशासन से यह है कि आपसे नोटिस लेकर कोई बिहार से, दिल्ली से बिहार आएगा, पटना आएगा, अपने घर आएगा? अगर वो अपना मौलिक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीका से, संवैधानिक तरीका से अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपने बातों को रखना चाहता है, तो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं है लोकतांत्रिक देश में जो उसे रोक सके। और अगर आप रोक रहे हैं तो ये सारा शरीर राजतंत्र कहलाएगा। और ऐसे में कई सारे ड्रामे हुए जो नहीं होना चाहिए। तब तो विपक्षी एकता की बात भी नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप विपक्षी एकता को कहकर मीडिया को एक पूरी तरीके से, जितने भी नेशनल मीडिया होती है वो आपको कवर कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप एक आम आदमी को 18 घंटे के लिए कह सकते हैं कि कारागृह में डाल देते हैं। उन्हें ये यहाँ तक नहीं पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये कहानी सुनेंगे हम इनसे। सबसे पहली बात, वो 18 घंटे का पहला लम्हा बताइए जब आपके केबिन में पुलिस आती है और सबसे पहली बार क्या कहती है आपसे कि आप उठकर रेडी हो जाते हैं जाने के लिए? देखिए अमूमन होता क्या है कि जब भी हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं दिल्ली से या कहीं, तो रास्ते में दिल्ली से पटना पहुंचते पहुंचते 10-20 लोग मिल ही जाते हैं जो पहचान वाले। तो आरा से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जिसको मुगल सराय नाम था इसका पहले, तो हम बाहर निकले थे पानी के लिए। तो जैसे बाहर निकले तो नौबतपुर के 5-7 लड़के मिल गए, आरा के भी कुछ लड़के मिले, और वो हम नहीं पहचानते थे, लेकिन वो पहचान गए, सेल्फी वगैरह लेने लगे। फिर हम गाड़ी में आकर बैठे, अगला स्टॉपेज हमारा आरा में था। तो उसी प्रकार से आरा में जैसे ही गाड़ी रोकी तो 8-10 की संख्या में, 1 दर्जन, पता नहीं कितने थे हमको नहीं पता, लेकिन 8-10 की संख्या मुझे लगा आए। तो आगे वाले ने देखा, बोला ये है। फिर पीछे वाला बोलता अच्छा यही है। फिर बोला अच्छा यही है। तो हमें लगा कि कोई पहचान का होगा। तो उधर से एक व्यक्ति कहता है कि आइए नीचे आइए, हम आपको लेने आए हैं, सामान लेकर आइए, आपको हमारे साथ चलना है। तो पहले तो मुझे लगा, चूंकि उनका हुलिया देखकर नहीं लग रहा था कि ये प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर बाल कटिंग, उनका प्रॉपर शेविंग, उनका जूता, चूंकि हम लोग भी फौज में रहे तो हमको पता है कि बेल्ट कैप की नौकरी वालों का हुलिया क्या होता है, लेकिन उनका हुलिया कुछ ऐसा नहीं था। हमने पूछा कि नीचे क्यों है? बोले चलिए चलिए, आपको लेने के लिए आए, हमको आदेश मिला है। तो हमको समझ में आया। हमने कहा कि आप प्रशासन के लोग हैं यहाँ, वो चलिए आपकी मदद करेंगे। तब तक ट्रेन खुल गई। चलते ट्रेन नीचे उतर गए थे? हाँ, नीचे उतरे, चलते ट्रेन, जूता पहना। मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि आपके साथ कोई और है क्या? हमने कहा नहीं, कोई नहीं है। हमको पता था कि ये बात नहीं कराएंगे। जो अब स्थिति देख रहे थे हम प्रशासन की, मेरे पूरे घर वाले रात भर परेशान रहते। मेरे साथ एक और व्यक्ति थे, हमने ये नहीं कहा कि और कोई व्यक्ति है, हम सीधा उनकी तरफ देखा भी नहीं हमने कहा चलिए आप हमारे साथ में। एक बैग उठाया और चल दिए, जबकि 2 बैग और मेरा था। अच्छा। वो जो हमारे साथ वाले थे वो घर तक ले। वहाँ के बाद का क्या हुआ? मतलब आपको परिजनों को, क्योंकि ये लॉ है कि अगर कोई भी अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो ये हर इंसान का मौलिक अधिकार है कि वो अपने सगे संबंधी को एक बार सूचित करे। ऐसे तो पुलिस को खुद ही करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश पुलिस नहीं कर पाती है आपातकालीन स्थिति में, तो अरेस्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन देना अकॉर्डिंग टू लॉ है। तो क्या इस लॉ को फॉलो किया गया? नहीं किया गया। जैसे ट्रेन से हम लोग बाहर निकले, जीआरपी के इंस्पेक्टर थे, उनको उन्होंने बताया सिविल ड्रेस वालों ने कि सर हो गया है काम। तब हम कंफर्म हो गया कि नहीं ये पुलिस वाले ही। वैसे उनके बातचीत से मैं समझ गया था, हुलिया देखकर नहीं, लेकिन लैंग्वेज से समझ गया था कि वही लोग हैं। तो जैसे स्टेशन से बाहर निकले, हमारे आँख में पट्टी बांधा गया, हमारे ही गमछे से। बोला गमछा है आपके पास? हमने कहा हाँ। वो अपना गमछा दे रहे थे, मुझे आपका गमछा यूज़ नहीं करेंगे हम। हमने अपना गमछा निकाला, हमें बांध दे, गाड़ी में बिठाई गई।
और लगभग 2.5 घंटे तक हम लोग चले। बीच बीच में लोग गाड़ी से उतरते थे, कुछ बात करना होता था सीनियर अधिकारी, हर 5 मिनट 10 मिनट पे सीनियर अधिकारी का कॉल आता था। सब पूछते थे हाँ ठीक से है, हाँ काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, परेशानी नहीं ना, कोई बस यही सब, मतलब जो उनके बात से उनको पता चलता था। कुछ इंपॉर्टेंट बात हो तो बाहर निकल के लोग करते थे। 2.5 घंटे घुमाने के बाद मुझे एक जगह पे रुका गया, उतारा गया हाथ पकड़ के। हमने कहा पट्टी खोल सकते हैं? नहीं अभी नहीं खोल सकते। 12:30 रात बज गया था। बोला जो हम लोग खा रहे हैं वही आपको भी खिला रहे हैं, भुजिया रोटी बना है। तो भुजिया रोटी खाते समय हमने कहा आप तो खोल सकते हैं? बोले नहीं अभी नहीं खोल सकते हैं। तो हमने जैसे तैसे करके एक रोटी खाई। उसके बाद हाथ पकड़ के हमने कब तक बांधे रखेंगे, मुझे चूँकि वॉशरूम वगैरह जाना था। बोले कोई बात नहीं आपको हम लेके जा रहे हैं। एक रूम में लाया गया जहाँ वॉशरूम की व्यवस्था थी अंदर में ही, और बाहर से चूँकि मेरे कान खुले थे, बोला बाहर से ताला बंद कर देंगे। एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हमारे साथ में, पंखा वगैरह लगा दिए। हालांकि एक एक्स्ट्रा पंखा लाकर उन्होंने लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों से मेरी कोई शिकायत नहीं है, चूँकि उन्होंने आशुतोष जी या सर छोड़कर कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और लेकिन वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, उनको जो आदेश ऊपर से मिला था वो फॉलो कर रहे थे। और हमें जब रूम में ला दिया गया उसके बाद क्या, बाहर से ताला बंद हो गया। उसके बाद बोले कि आप खोल सकते हैं अपना पट्टी खोली। हम पूछते रहे कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं। बोले हमको मना किया गया है, जो हमारे साथ वाले थे अधिकारी जो आपके पास। हमने ये पूछा कि आप अपना नाम तो बता दीजिए, वो भी सिविल ड्रेस में थे। बोले हम ये भी नहीं बता सकते। अखबार कुछ सटे हुए थे, पुराने अखबार थे 2021 के। हम सोचे उन अखबारों को देखकर समझे कि हम कौन सी जगह पर हैं, तो रांची जागरण का अखबार था। हम सोचे कि आरा से 2.5 घंटे में रांची कैसे चले गए, और रांची का टेम्परेचर अभी तो गर्मी ज़्यादा लग रही है। पास सेलफोन उस समय नहीं मौजूद? मेरा मोबाइल दोनों ले लिया गया था और उसको फ्लाइट मोड डाल दिया गया था, उन्हीं के पास था। मेरा बैग भी नहीं था मेरे पास में, मेरे पास डिजिटल वॉच था, वो भी उन्हीं के पास में था। मेरे पास कुछ नहीं था। बाकी बाद में फिर जब सोने आए तो मुझे मेरा टॉवल निकाल कर दिया गया और बोले आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, मोबाइल वगैरह नहीं मिलेगा, डिजिटल चीज़ें नहीं मिलेंगी, बात नहीं कर सकते आप, जानकारी नहीं देंगे आपको कि आप कहाँ पर हैं, आपको इसी रूम में रहना है, जो चाहिए आपको, जो खाने के लिए चाहिए, जो दवा चाहिए, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कि आप कहाँ हैं, ना आपको बात करेंगे। अच्छा, ये क्यों हुआ? इसके पीछे का कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि इस प्रकृति में हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो इतना बड़ा अगर प्रतिक्रिया हो रहा है तो कारण क्या था? स्टालिन का विरोध या मनीष कश्यप का सपोर्ट? देखिए, इतने समझदार तो आप भी हैं जितने समझदार हम हैं, और बाकी जनता भी समझदार है। सब लोग समझ रही है कि एक आम आदमी को, आम ही आदमी है ना भाई, हम तो न विधायक है, न सांसद है, न मंत्री है, न हम सरकार में हैं, कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, हमारे पास जन समर्थन में लोग हैं, हम संगठन चलाते हैं या पार्टी चलाते हैं तो लोग हैं हमारे पास, लेकिन अभी आम ही हैं और हम आम ही रहना चाहते हैं, हम खास नहीं बनना चाहते हैं। एक आम आदमी को आप उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचने से 100 किलोमीटर पहले आप उठवा ले रहे हैं ट्रेन से, आँख में पट्टी बांध कर घुमा रहे हैं, उसके बाद रख रहे हैं अगले दिन 2 बजे तक। मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ हैं 2 बजे तक, अगले दिन 2 बजे तक। अच्छा, ये देखिए, आरा में हमारे लोगों को जानकारी मिली, चूंकि जो हमारे साथ वाले थे उन्होंने कहा कि आरा से उठाया गया है, तो आरा एसपी से हमारे संगठन के लोग जाकर मिले। 11 बजे तक एसपी साहब ने कहा कि हम नहीं बता सकते हैं कि वो कहाँ है, हमको जानकारी नहीं है। आरा के एसपी साहब का स्टेटमेंट था कि हमको जानकारी नहीं है, हम नहीं बता सकते। 11 बजे की बात है, अगले दिन 11 बजे की, यानी कि 13 घंटे बाद आरा के एसपी कह रहे हैं। मोतिहारी एसपी से, मोतिहारी एसपी का नंबर हमारे पास था, हमारे घर में भी था। हमारी वाइफ खुद बात की कि शायद आईपीएस टू आईपीएस बात हो। मेरी वाइफ परेशान थी, वो बात की मोतिहारी एसपी साहब से, कांतेश बिसाई से। बोले सर आशुतोष कुमार की वाइफ बोल रहे हैं, आप ज़रा पता करते आरा में उनको ऐसा ऐसा उनके साथ में हुआ है, वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, बस इतना जानना चाहते हैं। बोले ठीक है हम बात करते हैं। अब शायद उनको बात हुई हो, लेकिन अब उन्हें भी वो गाइड किया गया होगा कि नहीं, कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। देखिए, ऐसे में सवाल उठता है, सुशासन बाबू के राज में सुशासन इस कदर से है कि आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिया जाता है प्रशासन के द्वारा, लेकिन प्रशासन के जो मुखिया होते हैं एसपी साहब, उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ पे हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ये साफ तौर पे बताया जाता है, खुलकर बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि बिहार में सुशासन बाबू का राज नहीं है। बिहार में आप कह सकते हैं कि कुशासन बाबू का राज है। इसलिए नीतीश कुमार जी, मेरा सीधे तौर पे सवाल है,
या फिर बिहार में आप खुलकर अब पुराने आरजेडी की तरह आ जाइए और आप राजनीति कीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन सुशासन की चोला पहन के ये जो धोनीगिरी करते हैं, आप आम आदमी को परेशान करते हैं, ये सही बात नहीं है। या फिर मनीष कश्यप हो या आशुतोष जी हो, आप किसी भी आप बताएंगे ना, मीडिया को क्यों नहीं बताएं कि किस अपराध में आप इनको गिरफ्तार किए। स्टालिन के आने के विरोध में अगर आपको गिरफ्तार ही करना था तो नोटिस देते इनको, बकायदा इनके घर पे नोटिस जाना चाहिए कि आप नहीं आ सकते, आपके आने से हो सकता है कि प्रशासन को तकलीफ हो सकता है कि व्यवस्था ना सरकार नहीं कर पाए। लेकिन विदाउट नोटिस अगर आप किसी को बीच रास्ते में निकालते हैं तो आप बताइए कि किस आईपीसी के धारा आप इनको उठाएं। दूसरा सवाल, ऐसे भी मनीष कश्यप हो या आप हैं, ऐसे भी आप बुनियाद ब्राह्मण के काफी बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है क्योंकि सभी लोग जानता है कि मनीष कश्यप हो या आप हो, बीजेपी के काफी सपोर्टर हैं, बीजेपी के लिए वर्क करते हैं, ऐसा मीडिया में कहा जाता है या फिर कई नेताओं के द्वारा भी ये कहा जाता है। तो इतना कुछ हो जाने के बाद बीजेपी जो साइलेंट लग रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? स्टालिन के विरोध से लेकर मनीष कश्यप के गिरफ्तारी तक, यहां तक कि आप जब नजर बंद कर दिए गए 18 घंटे के बाद, इस पे भी बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो ऐसे में क्या लगता है बीजेपी का स्टैंड क्या है आप लोगों के? हमारे समाज के लोगों का सहयोग, चूंकि आज़ादी के बाद से 30-35 वर्षों तक कांग्रेस के साथ हम लोग मजबूती से खड़े रहे, और कांग्रेस जब राजद के साथ मिली तो हम लोग फिर भाजपा की तरफ गए। भाजपा से भी मोह भंग होने लगा था, और तभी आपने देखा कि बोचाहा में 35,000 वोट से राजद उम्मीदवार की जीत हुई उपचुनाव में। सारे भूमिहारों ने राजद को वोट मोकामा में भी दिया, एमएलसी में 3-3 उम्मीदवार को जितवाए। लेकिन वो तब जब तेजस्वी जी A to Z की बात करने लगे थे, परशुराम जयंती में मुख्य अतिथि बनकर हमारे ही कार्यक्रम में आए थे, मंच से माफ़ी भी उन्होंने मांगा था, पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने आए हैं, आपको उचित भागीदारी देंगे। लेकिन बीजेपी का जो रवैया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मनीष कश्यप जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, केवल इसलिए झेल रहे हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। और आज भाजपा के लोगों का रवैया देखिए, स्टालिन के साथ में तमिलनाडु में गठबंधन है क्या भाजपा का? वहां तो स्टालिन के साथ ही संघर्ष करें ना, स्टालिन के लिए संघर्ष करें कि स्टालिन को कैसे कुर्सी से उतारा जाए और भाजपा की सरकार बनाई जाए। और वही स्टालिन जो मनीष कश्यप भाजपा के नाम पर प्रचार करने के लिए बदनाम होकर आज NSA झेल रहा है तमिलनाडु में, वो स्टालिन बिहार आता है और भाजपा के किसी सड़ा हुआ प्रवक्ता बोल रहा हूं, बढ़िया प्रवक्ता छोड़िए, किसी सड़े हुए प्रवक्ता का भी एक भी स्टेटमेंट नहीं निकलता है मुंह से, एक शब्द स्टालिन का विरोध नहीं होता है। जबकि बिहार के आम आवाम, हम लोगों ने एक मुहिम किया, गो बैक स्टालिन, ट्विटर पर 80,000 बिहार के लोगों ने ट्वीट कर दिया गो बैक स्टालिन के नाम पर, और भारत भर में नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। क्या ये भाजपाइयों को दिखाई नहीं दिया कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं? बावजूद इसके वो बिल्कुल मौन रहे। तो भारतीय जनता पार्टी, यदि आज के डेट में मेरे नजर में पूछिए तो जितना दोषी तेजस्वी यादव है, जितना दोषी नीतीश कुमार है, उससे कम दोषी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बिल्कुल बराबरी को तो मजे ले रही है। उनको पता है कि अभी तो सारे के सारे मनीष कश्यप के समर्थक और उनके समाज के लोग राजद को गाली दे रहे हैं, नीतीश को गाली दे रहे हैं, तो वोट तो हमें ही देंगे। हमको बोलने से क्या मतलब? हम तो लोकसभा चुनाव से पहले आराम से निकलवाएंगे मनीष कश्यप को, हाँ, उसके बाद वोट बैंकिंग बनाएंगे, उसके बाद भंजाएंगे, घुमाएंगे कि देखिए हमने निकाल दिया चुनाव से पहले, और तब तक मनीष कश्यप जेल में सड़ेंगे। और इनका बस चले तो ये स्टालिन का पैर पड़ेंगे कि 24 से पहले निकलने मत दो उसको। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नहीं चाहेंगे कि निकले बाहर। मतलब आपके कहने के अनुसार बीजेपी का साइलेंट मोड कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के प्रति चुनावी लोभ है। उनको लगता है कि अगर मनीष कश्यप जितना दिन तक अंदर रहेंगे उतना दिन सवर्णों का वोट बैंक उनके तरफ रहेगा। सवर्णों का गुस्सा उनके बिहार सरकार के प्रति रहेगा। वर्तमान जो सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार के प्रति रहेगा, तेजस्वी जी के प्रति रहेगा। उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा उनको मिलेगा।
और इसलिए भी चुप रह सकते हैं कि भाई हम बोले ना बोले किस लिए हम चिन्हाने जाएं, हमको तो इसे वोट दे ही देगा। आशुतोष जी का अगला मूव क्या होगा, क्योंकि आने वाला 2024 लोकसभा इलेक्शन है, 25 में फिर बिहार इलेक्शन है, तो इसमें मूव क्या रहेगा? ठीक है, मनीष कश्यप जी तो अब आ ही जाएंगे, ज्यादा दिन तक वो अंदर नहीं रहेंगे, उसके बाद का मूव क्या रहेगा आशुतोष जी का और उनके, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है जो कि राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, पार्टी से आप जुड़े हुए थे बकायदा, अभी आपने हाल ही में भले इस्तीफा दे दिया, लेकिन आगे का मूव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कि जो सीटें हैं खास करके जो हमारे समाज के कोटे में हुआ करती थी लोकसभा में, और भारतीय जनता पार्टी के साथ अंधभक्ति में जुड़कर, या यूँ कहें कि उनका अंधभक्त बनकर वो सीटें हमने गंवा दी। जैसे जहानाबाद सीटें सीट गंवा दी, जैसे हम लोग महाराजगंज गंवा दिए, जैसे वैशाली गंवा दिए, जैसे मुजफ्फरपुर गंवा दिए, जैसे मोतिहारी गंवा दिए, ये सीटें, जैसे पाटलिपुत्र गंवा दिए। ये सीटें कभी हमारे समाज के कोटे में हुआ करती थी, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, अब तो किसी और को दे दो, ये जाएंगे कहाँ। तो सबसे पहले तो ये सीट हमको वापस चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हंस के दे, रो के दे, ये सीटें हमको वापस चाहिए। तमाम चिन्हित क्षेत्रों में 2024 से पहले बुनियार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करेंगे, और वहाँ के जो स्थानीय जो गांधी मैदान होगा, उस गांधी मैदान को भरेंगे। हमारी कोशिश होगी कम से कम 1-1 लाख से अधिक संख्या में उस पार्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र से लोग उस मैदान में पहुँचे, और भारतीय जनता पार्टी का जो घमंड है कि हमारे बंधुआ मजदूर हैं, पहले उसके घमंड को चकनाचूर करें। या तो ये सीट मर्जी से हमें दे दो, हमारे कोटे में दे दो, और नहीं तो ये सीट गंवाने के लिए तैयार रहो। अगर ऐसा बीजेपी नहीं करती है, मनीष कश्यप को लेकर बीजेपी सीरियस नहीं होती है, उसके बाद सवर्ण की ओर से क्या है, मतलब आशुतोष जी के तरफ से, क्योंकि आप बड़े नेता हैं सवर्ण वर्ग के, तो क्या मूव रहेगा? देखिए, नेता वास्तव में हम नहीं कहलाना चाहते हैं। नेता शब्द से तो इतना नफरत हो चुका है। बिहार में जो नेताओं की स्थिति हम देख रहे हैं, या देश भर में देख रहे हैं, हम सेना में फौजी रहे, सिपाही रहे हैं, आज भी हमको समाज का बेटा कोई कहता है ना कि ये समाज का बेटा है, तो हमको जितनी खुशी मिलती है उतनी खुशी कभी नेता कहलाने में नहीं मिली। हम बेटा कहला के खुश हैं, और सब दिन बेटा ही बन के रहना चाहेंगे। हमारा अगला मूव ये होगा कि हमने एक चर्चा छेड़ी थी कुछ दिन पहले कि हम बेतिया, जहाँ पर मनीष कश्यप का घर में जो कुर्की जब्ती हुआ, जहाँ चम्मच गिलास तक उठा लिया गया, उस घर से लेकर राज्यपाल तक हम पैदल मार्च करेंगे, पटना राज्यपाल तक, चाहे 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 250 किलोमीटर तकरीबन है। परिवार के लोगों की सहमति, चूँकि जो भी हम एक्शन लेते हैं, चाहे वो स्टेलिंग का विरोध हो, चाहे 23 मार्च को बिहार बंदी हो, तो परिवार की सहमति होती है तभी होती है, पूर्ण सहमति होती है। इसमें भी परिवार की यदि पूर्ण सहमति मिलेगी तो हम अगला स्टेप ये उठाएंगे, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी जाकर मनीष कश्यप से हम तमिलनाडु में भी मिलें और एक बार उनकी भी राय लें, चूँकि वो भी कुछ विचार कर रहे होंगे, वो भी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, हर चीज़ों को समझते हैं, समाज के बीच में रहे हैं, जमीन पर संघर्ष किए हैं, तो उनके हिसाब से क्या बेहतर हो सकता है, और जो उनके हिसाब से बेहतर होगा, हम बिल्कुल सशरीर अपने लोगों के साथ खड़े हैं और आखिरी समय तक खड़े रहेंगे। देखिए, ऐसे जैसे कि आप बताएं कि आप सेना से जुड़े हुए हैं, और एक रूल है रेडी टू मूव फॉरवर्ड ऑलवेज, ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आप हमेशा से, आपका कई वीडियो हम देखे भी हैं, फॉलो भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि बिहार में जिस तरह से हर पार्टी जातिगत समीकरण पर चलती है, वैसे आपका भी कहीं ना कहीं है ये रूल। लेकिन जिस तरह से बिहार में करप्शन तेजी से बढ़ रहा है, अभी जस्ट सुनने में आया कि 1500, अभी का न्यूज है, ताजा न्यूज आपको बता रहे हैं कि किशनगंज में 1500 करोड़ की लागत से बन रही निर्माणाधीन पुल वो एकाएक टूट जाती है, ध्वस्त हो जाती है। कई पुल ऐसे हैं, इतिहास आप देखेंगे, इधर खगड़िया में भी आप देखें कि ध्वस्त हो जाता है। तो इतना बड़ा करप्शन पे आशुतोष कुमार क्यों चुप रहते हैं? देखिए, सबसे पहला तो जवाब देते हैं कि हम नेताओं की तरह घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं। बिहार अभी जाति से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है अगले 10-20 सालों तक, और ये हमारी मजबूरी है कि जब तक हमारे समाज का सपोर्ट वोट हमारे साथ में नहीं होगा, तब तक दूसरे समाज का भी सपोर्ट वोट हमको नहीं मिलेगा। जोरन लेने के लिए हमारे पास दूध होना चाहिए, तब पड़ोसी से जोरन मिलेगा, तब दही जमेगा। बहुत सारे नेताओं को आप देखते होंगे, खूब काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जाति का सपोर्ट उनके साथ में नहीं है तो कोई पूछने को तैयार नहीं है।
ये जो करप्शन वाली बात आपकी है, इसमें मुखर हो के भी आप ये बताइए, जिस राज्य में 20% 25% बिलों में टेंडर होता है और जहाँ 20% ठेकेदार बचाए और 20% 25% कमीशन उनके अधिकारी लें, कर्मचारी लें, कितना बच गया? 50%। 50%। अब बताइए कि 100 करोड़ का यदि पुल बने और 50 करोड़ चला जाए करप्शन में, तो 50 करोड़ में कैसा पुल बनेगा? वो तो टूटना ही है। अभी किशनगंज में एक और पुल टूटा जो निर्माण हुआ, अभी हम चिल्लाकर यही सब चीज़ों पर तो मनीष कश्यप चिल्लाते थे, यही सब चीज़ तो मनीष कश्यप दिखाते थे, और आज इसी का नतीजा मनीष कश्यप को भुगतना पड़ रहा है कि वो NSA झेल रहे हैं। मनीष कश्यप ने कोई ग्रेनेड बनाने की फैक्ट्री नहीं खोल रखी थी, मनीष कश्यप कोई PLFI में शामिल नहीं हो गए थे, मनीष कश्यप कोई जम्मू एंड कश्मीर का जो आतंकवादी संगठन है उसमें नहीं शामिल हो गए थे, जैसे मोहम्मद में नहीं शामिल हो गए थे। मनीष कश्यप ये बिहार में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाते थे, सरकारी अधिकारियों से सवाल करते थे, VC के चैम्बर में घुसकर पूछते थे कि आपको टाइम से पेमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, तो फिर 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री क्यों नहीं मिलती बिहार के छात्रों को, 5 साल में क्यों देते हैं? इसी का नतीजा मनीष कश्यप को आज भुगतना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि जिसकी आवाज़ करोड़ों लोग सुनते थे वो आज किस स्थिति में है। तो बिहार को बदलने के लिए केवल आवाज़ उठाना, या मान लीजिए कि हम चले जाते हैं, हम किशनगंज चले गए, अभी पुल टूट गया, जैसे ही पता चला गाड़ी स्टार्ट की किशनगंज चले गए, पुल के आगे खड़ा हो गए, फोटो खिंचा लिए चले आए, क्या हो गया उससे? बिहार के जड़ में दिया लगा हुआ है, दीमक। इस बिहार रूपी जो पेड़ है इसके जड़ में दीमक लगा हुआ है, उसमें केरोसिन डालना पड़ेगा। ये पूरे जड़ को सुखाइए, बहुत सारे ऐसे नए नए पौधे पनप रहे हैं जो फिर से इस बिहार को छायादार फल दे सकते हैं, छायादार पेड़ भी देंगे और मीठे फल भी देंगे, लेकिन आप उनको मौका देंगे तब तो। आप लालू नीतीश से बाहर निकलेंगे तब तो। भाजपा, लालू नीतीश, राजद, जदयू, भाजपा, इसके अलावा भी कुछ है ना, और बीजेपी को भी शामिल कर लीजिए इसमें। हाँ, तो भाजपा को भी बाहर कीजिए, भाजपा, जदयू, राजद तीनों कहा हमने, तो इनसे बाहर निकले बिहार की जनता। मतलब बाहर निकले तो कहीं ना कहीं आपके जैसे आप भी विकल्प हैं। केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं जमीन पर, केवल मैं अपना ही नहीं, बहुत सारे हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और बाकियों से कम नहीं किया हमने। बाकी को तो हो सकता है कि बाबूजी का बनाया हुआ कुछ मिल गया हो, हमको हमारे बाबूजी का बनाया हुआ कुछ नहीं मिला है, हम तो अकेले घर से निकले थे, और आप जो भी देख रहे हैं तो हमारे संघर्ष की बदौलत ही या समर्पण की बदौलत है। तो आप समझिए कि एक सिपाही की क्या औकात होती है, सेना में सिपाही की? सिपाही का कोई नेता, मंत्री, विधायक या उद्योगपति का बेटा सिपाही बनता है क्या फौज में? एक आदमी उदाहरण नहीं सुनेंगे, अफसर तक नहीं बनाते सिपाही। सिपाही सिकंदर बना था, ये भी एक कहावत है। सिपाही सिकंदर बना था, सिपाही अन्ना हजारे, देखिए वहाँ दिल्ली में सरकार बदल दी, सम्राट अशोक बना, बहुत सारे सिपाही से हिटलर वहां तक पहुंच गए, लेकिन हिटलर की कहानी अलग है। एक सिपाही का ही एक घर का, आज आप भी जो है मनीष इतना बड़ा मतलब पब्लिक फिगर है, तो ये भी कम बड़ी बात नहीं है। और एक मामूली से घर से बिलोंग करते हुए आज आशुतोष जी आप भी इस मुकाम पर है कि बिहार को कहीं ना कहीं आप पहुंचा सकते हैं। अभिगत 10 सालों में आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो भी देश के सिपाही का ही बेटा है, तो सिपाहियों का तो बहुत योगदान है इस देश में। तो हम लोग जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं और बाकियों से कम नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा कि कब मौका दें। मौका नहीं देंगे तो ठीक है, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, और ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि हम ईमानदारी पूर्वक बिहार के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या बिहार का बेहतरी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमको किसी सुप्रीम कोर्ट से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपके भीतर जो आपका हृदय है, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हाथ रख कर सोचिए कि आप ईमानदारी पूर्वक। आरा के SP का क्या नाम था जो आपको मतलब? प्रमोद कुमार यादव नाम है। प्रमोद कुमार यादव जी। सवाल पूछने से पहले इसलिए मैंने इनसे पूछा कि वह आरा के जो IPS अधिकारी हैं उनका नाम क्या था, या फिर आप घूस लेकर IPS बने हैं क्या प्रमोद जी, या फिर जातिगत समीकरण के नाम पर आप सेवा कर रहे हैं? देश की सेवा करने के लिए, राज्य की, बिहार की आम जनता की सेवा करने के लिए आपको IPS बनाया जाता है। बने हुए बहुत ही मुझे काफी गर्व है आप पे कि आपने विश्व का सबसे टफेस्ट एग्जाम पास करके
आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद आरा में पोस्टेड है एज अ सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आप बिहार की गंदी राजनीति में फंसने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसे आम आदमी के, वो भी आम आदमी नहीं, सॉरी, पब्लिक फिगर, जो बड़े पब्लिक फिगर हैं, उनको आप बिना नोटिस के, बिना कारण बताए आप चलिए एज ए चीफ गेस्ट, आपको लेकर चल रहे हैं हम, उसके बाद ले जाते हैं 18 घंटे तक उनको रखते हैं और उनकी मौलिक अधिकार से आप दूर रखते हैं उनको कि वो कहां है, किस अवस्था में है, किस जगह पे है। आजकल तो कहा जाता है कि कोई अगर नरेगा में भी कोई वर्क होता है तो उसका भी जियो टैगिंग होता है, लेकिन ये इंसान एक कारागृह में बंद रहे 18 घंटे तक। इनके परिवार को यह पता तक नहीं था कि पुलिस उठा कर ले गई है, कि कोई आपराधिक तंत्र के कब्जे में है ये। और जब पूछा जाता है आरा के एसपी से तो कहा जाता है कि उनको पता नहीं है, 11 घंटे बाद पता चल जाएगा। ये क्या है, बिहार में क्या हो रहा है? सुशासन बाबू के राज में कहा जाता है, पहले एक स्लोगन चलता था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और अब ये स्लोगन जानते हैं खत्म हो चुका है। नया स्लोगन आज से स्टार्ट, बिहार बदहाल है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। चच्चा, ये कहने से नहीं चलेगा। जिस तरह से आप मीडिया में आते हैं कहते हैं आप लोगों को तो सब पता ही है, पता तो हमें सब कुछ है और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खुलकर बोलते हैं। आपको भाग है तो हम कहने से लगा दीजिए। मेरे पास ना 100 पत्रकार और 100 जज, रिटायर्ड जज मेरे साथ है, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे किस तरह से विरोध करना, किस तरह से बोलना है। क्योंकि मुझे पता है ये सारी चीजें कि विरोध का धारा का होता है, लहजा आपको समझना चाहिए। अगर मनीष कश्यप पे एफआईआर लगता है, एनएसए लगा रहा है, तो महबूबा मुफ्ती पे क्यों नहीं? बहुत सारे आरजेडी के ऐसे नेता हैं जिन पे लगना चाहिए। दे जवाब, सवाल नहीं दे पाइएगा, हिम्मत है तो 1 to 1 इंटरव्यू दीजिए आशुतोष जी की तरह, चाहे तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार जी हो। ऑन ईयर बोलते हैं, 10 मिनट नहीं ठहर पाइएगा। अगर 10 मिनट ठहर जाइएगा पत्रकारिता छोड़ देंगे। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।